नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। एक मुद्दा जो 2024 का सबसे बड़ा एजेंडा बनने वाला है, यानी 24 का एजेंडा तय हो गया है और वो एजेंडा है कौन जाट हो। यह सवाल अब बिहार के हर घर में पूछा जाएगा। सरकारी कर्मचारी बकायदा एक फॉर्म पर आपकी दी हुई जानकारी नोट करेंगे। उस जानकारी के आधार पर सरकार जातियों का आकलन करेगी और उसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। बिहार में शुरू हुई जातीय जनगणना का 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा और क्या है जातीय जनगणना का पूरा इतिहास, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में शुरू हुई कास्ट काउंटिंग, किसकी बनेगी बिगड़ेगी इनिंग। नीतीश सरकार पूछेगी आपकी जाति, सही सही बताना तभी बनेगी नीति। किसकी कितनी हिस्सेदारी, पता चलेगा अब की बारी। दो 2024 से पहले सियासी करवट, कमंडल की काट बनेगा मंडल। चौबीस के चुनाव से पहले बिहार की सियासत अब एक नई दिशा की ओर बढ़ गई है। जिन मुद्दों पर नीतीश की बीजेपी से अनबन हुई थी, जिन मुद्दों पर नीतीश एक बार फिर लालू यादव के करीब आए थे, उनमें से एक अहम मुद्दे पर बिहार में काम शुरू हो गया है। वो काम है जाति जनगणना। तमाम दाव पेच के बाद बिहार में जाति की गिनती शुरू हो चुकी है। राजधानी पटना के पॉश कॉलोनी माने जाने वाले बैंक कॉलोनी से इसकी शुरुआत हुई। जातीय जनगणना के काम में लगे कर्मचारी घर घर जाकर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। देखिए, ये टीम के मेंबर हैं जो यहाँ पे जान के मैम किस तरीके का फॉर्मेट है, किस तरीके से जांच कर रही हैं आप लोग? देखिए, फॉर्मेट पहले तो हम पहले चरण में गणना करने के लिए आए हैं, तो इसमें हमें कुछ 10 कॉलम की जानकारी जो भी मुखिया हैं उनसे लेनी है। उनसे पूछना है कि उनका नाम क्या है, उनके घर में परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, इन सब की जानकारी हमें लेनी है और इस प्रकार से हमें हर एक घर का गणना करना है। सवाल रहेंगे अभी मेरे पास 10, जैसे मुझे 10 कॉलम मेरे को दिया गया है, तो इसी की जिसमें जो भी सवाल पूछे गए वो मैं उनसे पूछूंगी और उसको मैं अंकित करूंगी। ऑनलाइन भी करना था या फिर मैनुअली भी? नहीं, अभी तो हम मैनुअली ही कर रहे हैं जी। अभी नहीं, अभी क्या मार्क जो आपको करना है? मार्क देना है कि जैसे ये एक अपार्टमेंट है तो ये एक भवन, हम इसको मानेंगे कि एक भवन है और इस भवन में कितने परिवार हैं या कितने घर हैं, उसे हम फ्लैट जैसे यहाँ पर है तो उसे कितने घर में हमें देना है, तो वो जितनी भी काउंटिंग है हम यहाँ 0 से शुरू करके जो लास्ट होगा हमारा यहाँ पे परिवार, उतनी संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे। 25 मकान है अंदर फ्लैट में, तो वहाँ पे हम भवन एक में 25 मकान का ये अपार्टमेंट में देंगे। मकान का गिनती करेंगे, जो अंदर उसमें जो रूम है ना उसका हम मकान में गिनती करेंगे। एक भवन में हमारे 25 है या 27 है, जो भी हो वहाँ पे हम काउंटिंग करके लिखेंगे। बिहार में जातीय जनगणना का ये काम 2 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण 7 से 21 जनवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। पहले चरण में घरों की गिनती की जा रही है। इसमें घर के मुखिया और परिवार के सदस्यों के नाम भी पूछे जा रहे हैं। वहीं दूसरे चरण में जातियों की गिनती की जाएगी, जिसमें लोगों से उनकी जाति, उपजाति और धर्म के बारे में पूछा जाएगा। पहले चरण की गणना मैनुअल की जा रही है, वहीं दूसरे चरण की गणना ऑनलाइन होगी। पहले चरण के फॉर्म में 10 कॉलम हैं, जबकि दूसरे चरण में 26 सवाल पूछे जाएंगे। इस प्रक्रिया के तहत बिहार में रहने वाली 204 जातियों की गिनती की जा रही है। बिहार सरकार ने जनगणना का सारा काम मई 2023 तक निपटाने और फाइनल रिपोर्ट जून में जारी करने का लक्ष्य तय किया है। पहले फरवरी 2023 तक का टारगेट रखा था। करीब 5 लाख कर्मी को इस काम में लगाया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में 500 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है।
से 21 जनवरी तक प्रथम चरण चलेगा और इसमें हम लोगों को जितने घर हैं उनकी नंबरिंग हम लोगों को कर देना है। घर और परिवार की संख्या, परिवार के मुखिया, परिवार के सदस्यों की संख्या, सिर्फ संख्यात्मक विवरणी लेनी है। फिर जो हमारा दूसरा फेज चलेगा अप्रैल में, उसमें हम लोग बाकी डिटेल लेंगे। उसमें पूरे 26 कॉलम हैं और सब प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और उसके साथ साथ जाति की जानकारी, ये हम लोग सेकंड फेज में लेंगे। इस दौरान अगर कोई अपनी जाति नहीं बताता है तो अफसर उन्हें समझाएंगे। तय मापदंडों के मुताबिक शहरी क्षेत्र की तरह ग्रामीण क्षेत्र में वार्ड वाइज गणना की जाएगी। वार्ड वाइज नजरी नक्शा भी तैयार किया गया है। गिनती के लिए 700 की जनसंख्या पर गणना ब्लॉक का गठन किया गया है। एक वार्ड में 700 से अधिक जनसंख्या होने पर गणना उप ब्लॉक बनाया गया है। बेघर परिवारों की भी गिनती की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके हिसाब से भविष्य में सरकार वार्ड वाइज मकान बनाने की योजना तैयार करेगी। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार को बिहार में जातीय जनगणना करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे जेडीयू और आरजेडी का तर्क है कि इससे ओबीसी आबादी का ठीक ठीक पता चलेगा, ओबीसी आरक्षण का ठोस आधार बनेगा, ओबीसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता चलेगा, पिछड़े अति पिछड़ों के लिए नीतियां बनाने में सरकार को मदद मिलेगी। एक तरफ सरकार के तर्क हैं, वहीं विपक्षी बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सब जगह जा जा करके एक एक घर में एक एक बात को पूछेंगे, देखेंगे। कोई अब जात की जगह उपजात बता देता है ना, तो ही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए। तो इसी तरह से, क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना जो है वो हो। पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके। इसको लेकर के बीजेपी जो है बड़ी घबराई हुई है, डरी हुई है और ये लोग कतई नहीं चाहते थे कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे जो हम लोग करा रहे ये हो। जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जरूर कराइए, लेकिन आपका विजन, आपका उद्देश्य, मिशन 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसका लाभ क्या उस गरीब, शोषित, कमजोर तबका के लोग को मिलेगा? उस नौजवान बच्चे जिस पर आप लाठी बरसा रहे हैं, शिक्षा में जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर बैठे हुए हैं, आज बीपीएससी, बीएसएससी के बच्चों की प्रतिभा का जो हनन हो रहा है, उसका समाधान करने की बजाय आप एक व्यवधान उत्पन्न करने के लिए, एक उन्माद पैदा करने के लिए, समाज को लड़ाने के लिए आपका जो मिशन है, आज़ादी का जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे, आप क्या देना चाहते हैं? बिहार को बकस दीजिए। दोनों भाई 32 साल से क्यों नहीं करवाए थे? अब बिहार को जब विकास की गति बढ़ानी है तो आप सत्ता प्राप्ति के लिए फिर एक बार बिहार के वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं, बिहार में अशांति लाना चाहते हैं। इस जातिगत जनगणना से किसको सियासी फायदा होने वाला है और किसको नुकसान, ये एक बड़ा सवाल है। बिहार जैसे स्टेट में जहां की सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स है, अगर वहां इस तरह के सोशल कंट्राडिक्शन बहुत अलग अलग लेवल पर इमर्ज करेंगे तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की औकात नहीं है कि उसको वो मैनेज कर पाए। बल्कि ये एक बड़ा खतरनाक दौर में बिहार की पॉलिटिक्स भी चली जाएगी और हो सकता है कि सोसाइटी के बीच में भी एक होमोजेनिटी का जो एनवायरनमेंट है उस पर इसका असर पड़ सकता है। 1990 के दशक में मंडल आयोग के बाद जिन क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ उनमें नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी भी थी। लालू प्रसाद के बाद तेजस्वी यादव लगातार जातीय जनगणना की मांग को लेकर मोर्चा खोले हुए थे। तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में थे। नीतीश नहीं चाहते थे कि जातीय जनगणना का सारा सियासी फायदा तेजस्वी यादव ले जाएं, इसलिए वो भी मुखर थे। और जब पहली कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था जातीय जनगणना कराने को लेकर, उस वक्त बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी। हालांकि इसके कुछ दिनों के बाद ही नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली और अब जातीय जनगणना बिहार में शुरू हो गया। इसकी बुनियाद रखी गई थी पिछले साल बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर बात की थी। इस मुलाकात में ये सहमति बनी थी
कि नीतीश कुमार इस मसले पर पीएम मोदी से मिलने का समय मांगेंगे। तय बातचीत के बाद नीतीश ने 6 अगस्त 2021 को पीएम मोदी को चिट्ठी भी भेजी थी, जिसके बाद पीएम से समय मिलने पर 23 अगस्त 2021 को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव समेत बिहार के 11 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 40 मिनट तक मुलाकात की थी। हालांकि माना जा रहा है कि पीएम ने तब केंद्र की ओर से जनगणना कराने की मांग से इनकार कर दिया था। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि जातीय जनगणना के बाद क्षेत्रीय दल ताकतवर हो सकते हैं, क्षेत्रीय दलों को नया सियासी आधार मिल जाएगा, नौकरियों में ओबीसी कोटे में बदलाव की मांग उठनी शुरू हो जाएगी, ओबीसी वोटर्स में बीजेपी की पकड़ कमजोर मानी जाती है, सही आंकड़ा आया तो बीजेपी की चुनौती बढ़ जाएगी। हालांकि तमाम अगर मगर के बीच बिहार में जातीय जनगणना को बीजेपी ने भी समर्थन दिया था। बिहार कैबिनेट से जब इसकी मंजूरी मिली थी तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर ही सरकार चला रहे थे। ऐसे में अब बीजेपी नीतीश कुमार की मंशा पर ही सवाल उठा रही है। इस मंत्रिमंडल में बीजेपी शामिल थी, उसी ने तो फैसला किया। उस मंत्रिमंडल में क्या राष्ट्रीय जनता दल शामिल था, कांग्रेस शामिल थी। 2 जून 2022 को बिहार के मंत्रिपरिषद ने जो फैसला किया उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी मंत्री शामिल थे और हम ही लोगों के समर्थन देने के बाद ये कास्ट सेंसस का निर्णय हुआ। तो बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में थी, जनगणना के पक्ष में है। केंद्र ने इतना कहा कि केंद्र के लिए संभव नहीं है जातीय गणना कराना। ये चिदम्बरम साहब ने भी पहले कह दिया था 2010 के अंदर। हाँ, राज्य कराना चाहे तो करा सकता है। कर्नाटक ने किया जातीय गणना, तेलंगाना ने किया, बिहार भी कर रहा, और भी कोई राज्य चाहे तो ये राज्य पर निर्भर करता है कि वो कराना चाहता है कि नहीं कराना चाहता है। लेकिन इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी कि नहीं होगी, मुझे संदेह है। खैर, बिहार से पहले अब तक 2 राज्यों में जातिगत जनगणना हो चुकी है। सबसे पहले 2011 में राजस्थान में लोगों की गिनती जाति के आधार पर की गई थी। हालांकि सरकार ने इस रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। इसके बाद कर्नाटक में साल 2014-15 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जाति आधारित जनगणना कराया था। साल 2017 में कंठराज समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। उस वक्त मंडल आयोग ने 1931 के जनगणना के आधार पर ही ज्यादा पिछड़े वर्ग की पहचान की। देश में 52% हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की मानी गई और उसके बाद मंडल आयोग ने कहा कि 27% रिजर्वेशन सरकारी शिक्षण संस्थान और सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को देना चाहिए। लेकिन अगले 9 साल तक इस पे कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने ये फैसला लागू किया। मंडल आयोग की जो सिफारिश थी उसको लागू किया। उसके बाद देश भर में माहौल बिगड़ गया, सवर्ण समाज नाराज हो गए और देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगा और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। कोई भी पार्टी की सरकार हो, और खास करके इन 2 राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार थी, जब उनको ये लगता है कि जातीय गणना हमारे हितों में है, जिन जातियों की संख्या अधिक है और उन जातियों की गोलबंदी अगर हमारे साथ है, तब तो उसे प्रकाशित और सार्वजनिक करते हैं। और अगर लगता है कि नहीं, वो जो गणना है वो हमारे हितों में नहीं है, तो राजस्थान और कर्नाटक तो इसके उदाहरण हैं। तो राजनीतिक पार्टियां हमेशा इसके इर्द गिर्द दांव लगाती है कि वह गणना, वह जातियां उनके इर्द गिर्द हैं या नहीं। हालांकि जाति जनगणना की मांग कोई नई नहीं है, दशकों से इसकी मांग की जा रही थी। नीतीश कुमार देश भर में जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र की सहमति नहीं मिलने की वजह से राज्य सरकार अपने खर्चे पर बिहार में जनगणना करा रही। दरअसल देश में आखिरी बार ब्रिटिश शासन के दौरान जाति के आधार पर 1931 में जनगणना हुई थी। इसके बाद 1941 में भी जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े पेश नहीं किए गए। अगली जनगणना 1951 में हुई, लेकिन इस जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ही गिना गया। आरक्षण के मामलों में पिछड़ा वर्ग की परिभाषा कैसी हो, इस वर्ग का उत्थान कैसे हो, इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया। काका कालेलकर आयोग ने 1931 की जनगणना को आधार मानकर पिछड़े वर्ग का हिसाब लगाया। इसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा आयोग बनाया। 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। तब तक जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी।
दरअसल उस वक्त मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के हिसाब से ही ज्यादातर पिछड़ी जातियों की पहचान की। आयोग ने कुल आबादी में से 52% हिस्सेदारी पिछड़ों की मानी। मंडल आयोग ने यह भी सिफारिश की कि पिछड़ी जातियों को 27% का आरक्षण सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में दिया जाए, लेकिन कई सालों तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। बाद में साल 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की उस सिफारिश को लागू कर दिया जिसमें 27% आरक्षण की मांग की गई थी। वीपी सिंह के इस फैसले का जमकर विरोध हुआ। देश भर में सवर्ण समाज ने आंदोलन किए और बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसके बाद बारी थी 1992 में दिए गए इंदिरा साहनी के ऐतिहासिक फैसले की, जिसमें आरक्षण को सही माना गया, लेकिन अधिकतम लिमिट 50% तय कर दी गई। इसके बाद 2006 में तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने मंडल आयोग की एक दूसरी सिफारिश को लागू कर दिया, जिसमें सरकारी नौकरियों की तरह सरकारी शिक्षण संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज में भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने पर मुहर लग गई। इस बार विवाद हुआ, लेकिन सरकार अड़ी रही और ये लागू हो गया। इधर जातीय जनगणना की मांग पुरजोर तरीके से जारी रही। लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव और बीजेपी के तत्कालीन नेता गोपीनाथ मुंडे जैसे नेताओं ने खूब जोर लगाकर इसकी मांग उठाई। तब लालू और पवार जैसे अपने सहयोगियों के दबाव में आकर मनमोहन सरकार को जातीय जनगणना के पक्ष में विचार करना पड़ा। साल 2011 में ये जनगणना शुरू हुई और एक आकलन के मुताबिक इसमें 4,893 करोड़ रुपए खर्च हुए। जिलावार पिछड़ी जातियों की गणना की गई और ये डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंपा गया। लेकिन इस डेटा पर कुछ हो पाता उसके पहले ही साल 2014 में मनमोहन सरकार चली गई और तब से लेकर आज 8-9 साल बीत गए, इस डेटा पर कोई भी बातचीत नहीं हुई है। जब सरकार बदली तो थोड़ी बहुत सुगबुगाहट जरूर हुई और जातीय जनगणना के डेटा के क्लासिफिकेशन के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप ने रिपोर्ट दी या नहीं, इसकी जानकारी अब तक नहीं आई है। ऐसे में नीतीश सरकार की ओर से कराई जा रही जनगणना के रिपोर्ट आने के बाद केंद्र की सियासत किस करवट बैठेगी, ये बड़ा सवाल है। ये दो पार्टियां बड़ा प्रोएक्टिव है, लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। लोगों को, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को भी लगता है कि अगर इसके खिलाफ में खड़ा होंगे तो बिहार में पिछड़ी जातियों या दलितों के बीच में उनकी छवि को धक्का लग सकता है। बीजेपी को भी इसका डर है। बीजेपी को इसका डर इसलिए है कि उनको लग रहा है कि अगर ये पार्टियां इतने बड़े स्केल पर सोसाइटी के बड़े तबके को अगर अपने फेवर में पोलराइज करेंगी तो चुनाव में उनको एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। बहरहाल बिहार के सियासी समीकरण को ध्यान में रखते हुए जातिगत गणना शुरू हो गई है। केंद्र में बीजेपी भले ही जातिगत गणना का विरोध कर रही, लेकिन बिहार में वो समर्थन में खड़ी। ऐसे में देखना होगा कि जाति आधारित गणना नीतीश सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर अन्य राज्यों की तरह ही इस सर्वे की रिपोर्ट भी फाइलों में ही बंद रहेगी। पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।